हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर स्मृति पांडे। बच्चों, आपके बायो के पेपर हो गए और बायो का पेपर बहुत इजी आया था। जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखे कि पेपर में आए हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं इस पेपर को सॉल्व कितने लोगों ने सही किया है। आई होप सबने ही सही किया होगा। ओके, तो पहले बेटा इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 60 क्वेश्चंस दिया था पेपर में, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने थे। 3 सेक्शन थे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने थे। सेक्शन बी में भी 24 क्वेश्चन थे, इसमें से 20 क्वेश्चन करने थे। और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, सिर्फ एक आंसर आपका सही था। अगर आपने किसी आंसर में या क्वेश्चन में एक से ज्यादा सही कर दिया होगा तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, तो पहले क्वेश्चन में आते हैं सेक्शन ए के। यहाँ पे लिखा हुआ है द हाइलम इन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। जो हाइलम होता है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में, ये रिप्रेजेंट किसके बीच का जंक्शन रिप्रेजेंट करता है ये। सो लेट्स सी ऑप्शन। पहला दिया हुआ है इंटेग्यूमेंट्स एंड द एम्ब्रोयोसेक, ये नहीं होगा। एम्ब्रोयोसेक एंड द न्यूसिलस, ये भी नहीं है। बॉडी ऑफ द ओव्यूल एंड द फ्यूनिकल। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, इसलिए आपका आंसर सी सही है। थ्योरी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें करना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है। आई होप आप सब लोगों ने सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्लास में कई बार प्रैक्टिस किया था। सो लेट्स सी। इन द गिवन डायग्राम ऑफ transverse section of young anther, choose the labeling showing the correct placement of the wall layer from the table given below. ये टेबल दी हुई है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें से हमें यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबरिंग दी हुई है। इसका सही आंसर हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पे क्या है बेटा, ये है टैपेटम। सेकेंड पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, सेकेंड पे क्या है आपका एंडोथीशियम। और थर्ड पे क्या है यहाँ पे, दैट इज एपिडर्मिस, आउटर लेयर। और फोर्थ पे क्या है आपका मिडिल लेयर, है ना। ओके, ऑप्शंस मैच करवा लेते हैं। फर्स्ट पे आपका टैपेटम है, यहाँ पे देखिए टैपेटम हम लोग को पहले ही मिल गया है, ज्यादा सोचने की भी बात नहीं है। करेक्ट आंसर आपका यही होगा, क्योंकि सेकंड पे देखिए आपको यहाँ पे एंडोथीशियम मिल रहा है। थर्ड पे एपिडर्मिस, फोर्थ पे मिडिल लेयर, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The term used for the embryo entering into the state of inactivity as the seed mature is। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा डॉर्मेसी के बारे में। तो डॉर्मेसी ही यहाँ पे, डॉर्मेंसी ही यहाँ पे सही आंसर है। सी, जो टर्म यूज किया जाता है जहाँ पे एम्ब्रोयो जो होता है एंटर करता है इनटू द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, जब सीड मैच्योर हो जाता है तब, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग कहते हैं डॉर्मेंसी। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The ploidy of the apoplectic embryo develop from the integument cells and megaspore mother cell without reduction division respectively will be। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है बच्चों कि जो प्लॉइडी होता है एपोमेक्टिक एम्ब्रियो का, ये डेवलप करता है फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट सेल्स। किससे डेवलप करता है, इंटेग्यूमेंट सेल। और उसके जो मेगास्पोर मदर सेल होते हैं एमएमसी, विदाउट रिडक्शन डिवीजन उसमें होता है। ये क्या होता है, मतलब ये कैसा होता है, हम लोग को ये बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ऑप्शंस, तो दोनों आपके क्या होते हैं, 2n एंड 2n। क्लियर, तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रोयोसेक ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट। ये वाला क्वेश्चन भी याद होगा आपको, एनसीईआरटी में भी दिया है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने भी क्लास में की थी, अपने वीडियोस में की थी। तो यहाँ पे ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें भी आई होप किसी का गलत नहीं हुआ होगा। ओके, सो चूज द ऑप्शन शोइंग द करेक्ट लेबलिंग फॉर द पार्ट W, X, Y एंड Z। हमें W बताना है, X बताना है, Y बताना है और Z बताना है। करेक्ट लेबलिंग हमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट लेबलिंग है। सो लेट्स सी, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये W, X, Y, Z 4 कॉलम दिए हो, इन्हीं में से आपका आंसर सही है। तो हम लोग अगर W देखें यहाँ पे, तो W क्या है बच्चों, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड है। W के बाद आपका आता है X, X कहाँ है, ऊपर है, तो X क्या है, एंटीपोडल। ठीक है, Y क्या है भाई,
वाई यहाँ पे देखिए ये सिनर्जिड्स है और जेड क्या है, सेंट्रल सेल। ओके, तो लेट्स सी डब्ल्यू हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन अब इससे तो काम चलेगा नहीं, दूसरा भी ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो एक्स पे क्या है आपके एंटीपोडल्स हैं, यहाँ पे सिनर्जिड दिया हुआ है, तो सी तो होगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। एंटीपोडल हो गया, वाई पे आपका सिनर्जिड हो गया और जेड पे सेंट्रल सेल। कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायग्राम वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सबके सही होने चाहिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी एक्ट एज अ नेचुरल कंट्रासेप्टिव फॉर द मदर बिकॉज इट प्रिवेंट, ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बच्चों। अब देखो जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है बेबी की, ये एक नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड है जो कि एक्ट करता है मदर के लिए। नाउ इससे क्या होता है, ओवल्यूशन प्रिवेंट करता है, मेंस्ट्रुएशन प्रिवेंट करता है, इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन, क्या क्या प्रिवेंट करता है भाई, तो ये प्रिवेंट करता है ओवल्यूशन एंड मेंस्ट्रुएशन। तो इस हिसाब से 1 and 2 आपका सही है। और देखें हम लोग यहाँ पे डी पे 1 and 2 क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये आंसर आपका डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो द गिवन फिगर शोज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, ये जो हम लोग को डायग्राम दिख रहा है ये डिफरेंट स्टेजेस हैं ह्यूमन एम्ब्रियो के। यहाँ पे देखिए डब्ल्यू जेड एक्स, वाई जेड एक्स एंड डब्ल्यू ऐसे दिया हुआ है। Identify the correct labeling for W, X, Y and Z and choose the correct option from the table below। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसमें आप एक चीज देख लीजिए, ये क्या हो रहा है, Z पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। Z पे आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। Z तो हमें मिल गया, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद हमें बाकी चीज़ें भी पता करनी है क्योंकि ये Z में सब में फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है, तो अगर दिमाग लगाएं यहाँ पे तो कोई भी आंसर हो सकता है। ओके, सिर्फ इससे हमें पता नहीं चलेगा। फाइन, अब हम लोग जरा W पे देख लेते हैं। तो W पे देखो बच्चों, ये क्या है, ये मोरूला की स्टेज होती है। ओके, X क्या है, दैट इज क्लीवेज की स्टेज होती है। ये X जो है ये क्लीवेज की स्टेज है। और उसके बाद आपका बचा Y, तो Y क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज है। फाइन, चलिए मैच करा लेते हैं। आपका W है यहाँ पे, ये है, तो ये आपका मोरूला है, यहाँ पे मोरूला दिया है, यहाँ पे मोरूला दिया हुआ है। ओके, इसके बाद हमें X दिया हुआ है, X आपका क्लीवेज है, यहाँ पे देखो ये क्लीवेज है। Y पे आपका दिया हुआ है, Y ये है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, और जेड हमारा फर्टिलाइजेशन है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये भी। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ड्यूरिंग ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड इन द फीटस बाय द एंड ऑफ, यहाँ पे पूछा जा रहा है जब ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं इनका डेवलपमेंट होता है फीटस में, कब, किस ड्यूरेशन में होता है, ये बताना है हमको। तो सिंपली बच्चों बाय द एंड ऑफ द 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी डेवलप हो जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स। क्लियर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The accessory duct in the human male reproductive system consist of, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इससे सस्ता क्या क्वेश्चन लोगे भाई, इससे इजी तो क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। जो एसेसरी डक्ट होते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसमें क्या क्या होता है। फाइन, चलिए बताइए जरा जल्दी से कौन सा आंसर होगा। देखो उनमें होते हैं आपके रेटेटेस्टिस होते हैं, वास हाइफ्रेंशिया होते हैं, सेमिनल वेसल्स होते हैं। ओके, ये देखो रेटेटेस्टिस, वास हाइफ्रेंशिया, सेमिनल वेसल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है ना। ये भी आंसर आप सब लोगों ने सही किया होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने तमाम की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए थे जो हम लोगों ने सॉल्व किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज अ फिगर ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एक्स एंड वाई। देखो एक फ्लावर यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और दूसरा फ्लावर यहाँ पे दिया हुआ है वाई, ठीक है। एंड द पॉसिबल टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन देम, हमें बताना है इन दोनों में जो पॉसिबल टाइप का पॉलिनेशन है। सबसे पहले तो आपको फ्लावर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से हैं, उसके बाद आपको बताना है कि पॉलिनेशन किस तरीके का हो रहा है। तो लेट्स सी, अगर हम लोग एक्स में देखें तो ये कैसा फ्लावर है बच्चों, ये फ्लावर है कैस्मोगैमस फ्लावर, है ना। कैस्मोगैमस में कैसा होता है, सेल्फ और क्रॉस दोनों होते हैं। फाइन, नाउ वाई की बात करें तो ये क्या है, क्लेस्टोगैमस फ्लावर।
ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। तो यहाँ पे कैस्मोगैमस सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये देखो सी पे मिल रहा है आपको, और ये यहीं पे क्लिस्टोगैमस सेल्फ पॉलिनेशन भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी 10th का करेक्ट है, किसी ने गलत नहीं किया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। डायग्राम वाले क्वेश्चन तो बेटा बच्चों बहुत इजी पूछे गए हैं, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। Now, an undifferentiated seed covering the root cap of monocotyledonous embryo is, एक अनडिफरेंशिएटेड शीट जो होता है कवरिंग होता है रूट कैप पे मोनोकॉटिलेडोनस एम्ब्रियो के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। सो सिंपली उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डायग्राम याद है आपको, कोलियोरेजा, कोलियोरेजा कहते हैं ना, वो ग्रास वाले डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था, वो वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ पे, तो इसे कोलियोरेजा इसका सही आंसर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज, 12th क्वेश्चन है आपका, ये 12th है। द कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज, ह्यूमन सिंड्रोम में ह्यूमन्स में डाउन सिंड्रोम का जो कॉज होता है उसके बारे में बताना है कि वो क्या होता है। सो क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है ऑफ ए ऑटोसोम, एक कॉपी बढ़ जाती है क्रोमोसोम की। क्लियर, तो आपका आंसर ये सही होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following features show the mechanism of sex determination in honey bee? सिंपली भाई बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है ना, इसमें हमें बताना है कि कौन सा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं हनी बी का। सो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है पहले देख लेते हैं। An offspring formed from the union of a sperm and egg develop as a male, नहीं, मेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ फीमेल, ये तो सही लिखा हुआ है। इसके बाद द फीमेल्स आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम, फीमेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं और उनके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल्स हैव फादर एंड कैन प्रोड्यूस सन्स, नहीं ऐसा तो होता नहीं है, ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका सेकेंड और थर्ड सही है। चलिए ऑप्शंस मैच कराएं, तो यहाँ पे जो कोड्स मैच कर रहे हैं दैट इज सेकेंड एंड थर्ड, बी वाला आपका सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेलेक्ट द पेयर दैट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा पेयर है। नाउ कह रहे हैं सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, ये तो सही है। हीमोफीलिया ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, क्या ये गलत है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, मतलब ये सही है। हीमोफीलिया जो है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट नहीं है। क्लियर, ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। An example of a human trait where a single gene can show multiple phenotypic expression is, देखो एक एग्जाम्पल बताना है हमें ह्यूमन ट्रेट का जो ह्यूमंस में होता है, जहाँ पे एक सिंगल जीन जो होता है वो शो करता है मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशंस, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, हमें ये बताना है। सो सिंपली वी ऑल नो दैट, इसे हम लोग कहते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया, है ना, तो ये आपका आंसर ए सही होगा। फाइन, देखो कितने मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं एनसीईआरटी से, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। किसी ने अगर एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो सारे के सारे क्वेश्चन उसको आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर नहीं था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर इज कंप्लीटेड इन, पूछ रहे हैं जो लाइफ साइकिल होती है ड्रोसोफिला मेलॉन्गेस्टर की, ये कितने दिन में कंप्लीट होती है, ये आपको बताना है। तो सिंपल, इसको हम लोग छोटे क्लासेस में भी पढ़े होते हैं, कितने दिन में कंप्लीट होती है बच्चों, 7 डेज में, सिर्फ लाइफ साइकिल की बात हो रही है। ओके ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट वुड डेवलप बाय एन ऑर्गेनिज्म विद जीनोटाइप AABBCCDD, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था बच्चों, आपको अगर याद होगा तो इसमें पूछा जा रहा है कितने गैमेट्स, कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। तो सिंपली भाई पहले तो हमारा ये हो जाएगा, है ना, इसके बाद दूसरा पेयर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल सी और ये कैपिटल डी, दो तो ये हो गए, दो इसके साथ भी हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे पूरे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपका सही आंसर है। क्लियर, गलत तो नहीं करके आए हो बच्चों, ओके गलत नहीं किया होगा, पता है हमें। नाउ गिवन बिलो आर द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें से हमें करेक्ट ऑब्जर्वेशन बताना है। सो द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स
3164.7 बिलियन बेस पेयर, बिलियन कहाँ था भाई, मिलियन था, मिलियन बेस पेयर्स थे। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, less than 2% of the genome code for protein, chromosome 1 has most genes। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना हिंट कर दिया है। अब आपको इतना बताना है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। देखो सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ वाला नहीं है। तो अगर कोड्स मैच कराएं हम लोग तो यहाँ पे बी पे लिखा हुआ है सेकंड एंड थर्ड, ये आपका सही आंसर है। क्लियर? चलिए, गलत तो इसमें भी नहीं किया होगा, नहीं ना, अच्छे बच्चे हैं, सब गलत नहीं करते। Now, the phosphoester linkage in the formation of a nucleotide involve the bonding between, गलती कहाँ की होगी इस क्वेश्चन में, जिन लोगों ने गलती की होगी उसको, उन्होंने इसको पढ़ने में गलती की होगी। फॉस्फोएस्टर लिखा हुआ है, फॉस्फोडाइएस्टर नहीं लिखा हुआ है ना, ये क्या है, फॉस्फोएस्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भैया गलत मत करना, ये गलत नहीं किए, आई होप। या हो सकता है कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी पढ़ने में गलत कर दिया होगा। जो फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग बिटवीन, किसमें बॉन्डिंग होती है भाई, ये बॉन्डिंग किसमें होती है, ये बॉन्डिंग होती है फॉस्फोइड ग्रुप एंड OH ऑफ द 5' ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में होती है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The switching on and off of the lac operon in prokaryote is regulated by, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्लास में किया था, है ना। जो स्विचिंग होती है ऑन एंड ऑफ की लैक ओपेरॉन में, प्रोकैरियोट में, दैट इज रेगुलेटेड बाई, किससे रेगुलेट होता है भाई, लैक्टोज से, है ना। इंड्यूसर का काम करता है ये लैक्टोज और इसी से ये रेगुलेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। For in vitro DNA application, which one of the following substrate need to be added along with the necessary enzymes, the DNA template and a specific condition? देखो कंडीशन क्या है, इन विट्रो, इन विट्रो में डीएनए एप्लीकेशन हो रहा है। अच्छा भाई, इन विट्रो में करें तो भी क्या होगा, डीएनए एप्लीकेशन तो करवाना ही करवाना है ना। तो प्रोसेस तो वही होगा जो बॉडी के अंदर होता है, वही तो इन विट्रो में भी करवाना पड़ेगा, तभी तो एप्लीकेशन हो पाएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे, बॉन्डिंग सही से नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हम लोग देखें तो जो इन विट्रो डीएनए एप्लीकेशन है, एक फॉलोइंग सबस्ट्रेट नीड टू बी एडेड, कोई एक सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है। वो सबस्ट्रेट कौन सा होता है बच्चों, दैट सबस्ट्रेट इज डीएनटीपी। कौन सा होता है, डीएनटीपी। तो इसमें से बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी और डी, हमें बताना है। यहाँ पे होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ये डीएनटीपी ऐड किए जाते हैं। क्लियर? तो ये आंसर आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल एसोसिएट ट्रांसिएंटली विथ RNA पॉलीमरेज टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों, बताओ जरा इसमें क्या होगा। कह रहे हैं इनमें से कौन सा फॉलोइंग फैक्टर है जो कि एसोसिएट होता है ट्रांसिएंटली विथ RNA पॉलीमरेज टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करते हैं प्रोकैरियोट्स में। वो कौन से होते हैं, तो भैया सिंपल सी बात है, ये तो होते हैं रो फैक्टर, है ना, रो फैक्टर होते हैं आपके, यही सही आंसर है आपका। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। Choose the correct pair of codon with its corresponding amino acid from the following list। हमें correct pair of codon बताने हैं with the corresponding amino acid from the following list। अब बताओ, ये भी तो गलत नहीं किया है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या होगा इसमें, फिनाइल एलेनिन ट्रिपल यू, यू यू यू, फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So, during elongation process of translation, the peptide bond formation between amino acid is catalyzed by, देखो जब elongation का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन में, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है अमाइनो एसिड में, बिटवीन अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे कैटलाइज्ड होता है, आपको ये बताना है। सो दैट इज कैटलाइज्ड बाय राइबोसोमल RNA, इसी से तो होता है ना। सो दैट इज द राइट आंसर, राइबोसोमल RNA। क्लियर?
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए आपका फिनिश हो गया है, सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में आपको पता ही होगा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आए थे। सो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में है आपका 25 to 48 तक, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 20 क्वेश्चंस करने थे, है ना। हम तो सारा सोल्यूशन बता रहे हैं, जिसका जो सही हो जाए भाई। जो फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन थे उसी का इवैल्यूएशन होगा, ये भी आप लोग को बताया गया था कई बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं असर्शन और रीजन वाले, उसमें हम लोग को देखना है। चलिए असर्शन एंड रीजन पे आते हैं। सो through reproductive and child health program in India, we could bring down the population growth rate. सही बात है, जो रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है RCHS प्रोग्राम इंडिया में जो चलाया गया, इसकी वजह से पॉपुलेशन की रेट बढ़ी है ना, पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ी है। नाउ दूसरी बात क्या कही जा रही है, a rapid increase in MMR maternal mortality rate and IMR infant mortality rate were the reason along the other reasons for this. क्या रैपिड इंक्रीजिंग जो हो रही है, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी लो हुआ है, कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये भी कम हुआ है, तो इसके पीछे का पूछा जा रहा है क्या ये रीजन है अलॉन्ग विथ अदर रीजंस फॉर दिस, बताइए। अब इसका आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया। देखो स्टेटमेंट्स तो दोनों सही दिए हुए हैं, और हमें जहां तक लगता है जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो मेडिकल साइंस का एक तो डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है इसको भी कम कर दिया गया है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको भी कम कर दिया गया है। सो जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट सही है ना, ए एंड बी बोथ आर ट्रू, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है असर्शन का, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं दिया हुआ है। सो आंसर क्या होगा बच्चों, बी, है ना। हमें तो यही लग रहा है आंसर इसका बी होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Sterilization methods are generally advised for the male-female partner as a terminal method to prevent any more pregnancy. सही लिखा हुआ है। Sterilization method क्या होता है, ये जो होते हैं जनरली एडवाइस किए जाते हैं मेल और फीमेल पार्टनर्स को, ताकि टर्मिनल मेथड मतलब इससे प्रिवेंट किया जा सके मोर प्रेगनेंसीज को, ज़्यादा प्रेगनेंसीज ना हो। रीजन दिया हुआ है दीज टेक्निक आर लेस इफेक्टिव एंड हाई रिवर्सिबल, गलत लिखा हुआ है भाई। ये जो टेक्निक होती है स्टेरिलाइजेशन की जो टेक्निक होती है दैट इज हाईली इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव नहीं होती है, हाईली इफेक्टिव होती है। और हाई रिवर्सिबिलिटी तो इसकी बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाया था बच्चों आप लोग को, रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन आपका ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। क्लियर, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। गलत तो नहीं किया ना बच्चों, चलो गलत नहीं किया होगा क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The inner cell mass of blastocysts get attached to the endometrium during embryonic development in humans. Reason दिया हुआ है the blastomer in the blastocyst gets arranged into the ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। आपको बताना है इसमें से सही आंसर। सो देखिए यहाँ पे जो असर्शन लिखा हुआ है ये तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि जो इनर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट का ये अटैच एंडोमेट्रियम पे नहीं होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और दूसरी चीज जो लिखी है द ब्लास्टोमस होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के, ये अरेंज हो जाते हैं इनटू द ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, मतलब ये सही लिखा हुआ है। आपका असर्शन गलत लिखा हुआ है, रीजन सही है। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये होगा आपका डी। क्लियर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। There is expression of only one gene of the parental character in Mendelian monohybrid cross in F1 generation. Reason लिखा हुआ है in a dissimilar pair of factor one member of the pair dominates the other. Dissimilar pair of factor जो होते हैं उसमें one member जो होते हैं पेयर का वो dominate करते हैं दूसरे को, यहाँ बताना है। सो भैया यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा। तो इस हिसाब से आप देखिए तो क्या लिखा हुआ है, दोनों बातें सही लिखी हुई हैं। चलो पहले तो ये बात हो गई कि दोनों चीजें सही लिखी हुई हैं, पर क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? यस, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर क्या होगा, ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं हो कोई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। So next question है, select the correct option for human chronic gonadotropin released during embryonic development in human.
ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों बताना है हमें, करेक्ट ऑप्शन बताना है ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन का, जो कि रिलीज होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये बताना है आपको। नाउ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, causes a strong uterine contraction during childbirth और bring metabolic changes in the mother। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। सो लेट्स सी बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हेल्प करते हैं मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, ये तो सही लिखा हुआ है। ब्रिंग्स मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, ये भी सही लिखा हुआ है। लीड्स टू रप्चर ग्राफिन फॉलिकल, ये सही नहीं लिखा हुआ है। कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ये भी नहीं सही है। इसका मतलब आपका कौन सा सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ पे ये सही दिया हुआ है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूसिलस इन ब्लैक पेपर इज नोन एज, भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो रेजिडुअल परसिस्टेंस होता है, रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूसिलस होता है ब्लैक पेपर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सो दैट इज नोन एज पेरिस्पर्म, है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पेरिस्पर्म। क्लियर, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द इंसेक्ट्स द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर, वाओ ये क्या क्वेश्चन है भाई, मतलब ये तो ऐसे पूछ दिया कोई नींद में भी उठे तो इसका क्वेश्चन का आंसर कर दे। एंड्स होते हैं, वेस्प्स होते हैं, बिटल्स होते हैं, बीज होते हैं, भाई बीज ही होते हैं, है ना। चलो लगता है एग्जामिनर बहुत अच्छे मूड में था पेपर बनाने के। नाउ द सोर्स ऑफ गोनाडोट्रोपिन, जो सोर्स होते हैं गोनाडोट्रोपिन के, एलएच एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फंक्शन इज anterior pituitary or ovulation, anterior pituitary or Graafian follicle formation, hypothalamus and ovulation, hypothalamus Graafian follicle formation। इसमें से बताना है बच्चों की कौन सा आंसर आपका सही होगा। जो सोर्स होता है गोनाडोट्रोपिन का, एलएच का और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी। जो सोर्स होता है गोनाडोट्रोपिन का वो क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं, और ओवल्यूशन एलएच, है ना। चलो ये भी हो गया, इसका मतलब आंसर आपका ए सही है। क्लियर, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। A specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which sperm is directly injected into the ovum। बताओ भाई क्या होगा, एक स्पेशलाइज प्रोसीजर है जिसमें फॉर्म करते हैं एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में, जहां पे स्पर्म जो होता है वो डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है ओवम में, उसे क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज ICSI। यही तो कहेंगे, ICSI ही कहते हैं उसको। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है ना। ज़िफ्ट आपका जाइगोट हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। लिस्टेड बिलो आर ऑल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे बताना है सारे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है उसमें से एक कोई नहीं है। जेनाइटल हर्ब्स हैं, ट्राइकोमोनियासिस है, सिफिलिस है, फाइलस नहीं है, फाइलरियासिस नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये राइट आंसर है। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इनब्रीडिंग डिप्रेशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट करता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। यही तो कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको, पार्थेनोकार्पी। फाइन, तो ये इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट। इन पाइजम सटाइवम द फ्लावर कलर मे बी वॉयलेट और वाइट। What propagation of the offspring in a cross of violet and white would be expected to be violet। देखो अगर इसका और इसका क्रॉस करवाएं क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेंगे 100% वॉयलेट। वॉयलेट पूछा जा रहा है ना, 100% वॉयलेट मिलेंगे। सी 25, 50, 75, 100%। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, गलत नहीं ना किया। नाउ which of the gene pair is expected to give a ratio of 1:1:1:1 in the progeny of a Mendelian dihybrid cross। बताओ भाई कौन सा होगा इसमें से सही आंसर। कह रहे हैं इनमें से जो गिवन पेयर हैं कौन सा रेशियो देते हैं 1:1:1:1 का प्रोजेनी ऑफ
मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें ये बताना है सी। अगर हम लोग देखें तो इसके हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बच्चों। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा बच्चों सी, यही करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किए थे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। The progeny of a cross between two snapdragon plant heterozygous for flower color bearing different colored flower would be, देखो क्या कह रहे हैं, जो progeny of a cross between two snapdragon plant, दो snapdragon plants के बीच में progeny cross करवाई गई है, heterozygous for flower color bearing different colored flower would be, सिंपली बच्चों आपको क्या करवाना था यहाँ पे, पहले तो आप पेरेंट्स फ्लावर ले लीजिए, गैमेट्स बना लीजिए, नाउ क्रॉस करवा दीजिए भाई, और क्या करवाना है ना। चलो ये यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, ये यहाँ मिल गया, तो एक हमें रेड मिला, दो हमें पिंक मिले और एक हमें वाइट मिला। सो रेशियो क्या होगा, 25% आपका रेड हो गया, फाइन। उसके बाद 50% आपका पिंक हो गया एंड 25% आपका वाइट हो गया, फाइन। लेट्स सी, 50% पिंक 50% वाइट, नहीं 25% रेड 50% पिंक एंड 25% वाइट। ये देखो 50% आपका पिंक, पिंक है ना, ये पिंक है भाई। सो 50% पिंक है, 25% रेड है और 25% ही वाइट है, फाइन। तो ये हमें मिल गया, ये सही आंसर है। क्लियर, कंफ्यूजन नहीं थे ना। ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने बच्चों बहुत की थी। आई होप आप में से किसी ने भी गलत नहीं किया होगा इस क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडी द गिवन पेडिग्री ऑफ अ फैमिली एंड सेलेक्ट द ट्रेट दैट शोज दीज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये देखो पेडिग्री चार्ट के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है करेक्ट पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस किसका है। लेट्स सी, ये आपको पता है मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, दैट इज फीमेल और ये मेल होते हैं, मेल। नाउ यहाँ पे देखो मेल भी अफेक्टेड है, यहाँ फीमेल भी अफेक्टेड है और नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ मेल अफेक्टेड है। तो ये कौन सा होगा बच्चों, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव फेनाइलकीटोन्यूरिया। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नाउ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ए हैज फादर विद ब्लड ग्रुप बी। एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप है ए, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप है बी, एंड मदर विद ब्लड ग्रुप ए बी, और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है ए बी। What would be the possible genotype of parents and the child? Choose the correct option. फादर का क्या है बच्चों, फादर का है बी, ओके। फादर का बी कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे है, ओके। मदर का कहाँ पे है, मदर क्या है ए बी, मदर देखो ये है और चाइल्ड ए, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In a dihybrid Mendelian cross, garden pea plant heterozygous for violet flower and round seed are crossed with homozygous white flowers and wrinkled seeds. The genotypic and phenotypic ratio of F1 progeny would be. हमें बताना है जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो F1 प्रोजेनी का। क्रॉस किसका करवाया गया है, F1 का और रिसेसिव पेरेंट का। तो कौन सा आंसर सही होगा बच्चों, जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर सही होने वाला है दैट इज 1:1:1:1। एक बार यही क्वेश्चन में पूछता है, दोबारा आंसर में दे देता है ना। चलो ठीक है भाई, पूछने वाले की मर्जी है, क्या कर सकते हैं, यही आंसर सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रीजन ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस 5' TGCGCCA to 3'. The sequences of bases on mRNA transcribed by these DNA strand would be. ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, कुछ याद है आपको। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो सीक्वेंसेस है mRNA पे, सिंपली बेटा क्या होगा, T की जगह पे U हो जाएगा क्योंकि mRNA के बारे में पूछा जा रहा है, तो बाकी तो और कहीं है ही नहीं, यही सही है, ओके। तो ये आपका सही आंसर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। A DNA molecule is 160 base pair long. It has 20% adenine. How many cytosine bases are present in these DNA molecule? देखो इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है ना, बट अगर आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे बी वाला सही होगा 96। इस क्वेश्चन में कुछ
प्रॉब्लम है जो मतलब और कुछ होना चाहिए। सो इसका आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। A template strand in a bacterial DNA has the following base sequences 5' TTA, TTT, AA, CG, A, GG to 3'. What would be the RNA sequence transcript from these template DNA? हमें क्या बताना है? RNA sequence बताना है। इसमें क्या होगा बच्चों? सिंपली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कौन सा RNA सीक्वेंस मैच कर रहा है यहाँ पे? A, B, C या D, कौन सा मैच कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पे अगर देखो इस क्वेश्चन में तो कौन सा सही आंसर मैच कर रहा है आपका? दैट इज D। यहाँ पे आपका सही आंसर मैच कर रहा है ये। RNA सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है ना, दैट्स वाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Color blindness is a sex-linked recessive trait in humans. A man with normal color vision. Color blindness क्या एक sex-linked recessive trait है human में। Man जो है मैन विथ नॉर्मल कलर विजन, मैन नॉर्मल है मतलब कलर ब्लाइंड नहीं है। मैरिज अ वुमेन हु इज अ कलर ब्लाइंड, किससे शादी करते हैं ये? एक ऐसे वुमेन से जो कि कलर ब्लाइंड है। What would be the possible genotype of the parent, the son and the daughter of these couple? ऐसे भी कई सारे क्वेश्चंस किए थे बच्चों। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो फादर यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। ओके, तो पहले उन्हीं को ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। देखो ये तो C और D, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। अब नाउ इसके बाद क्या दिया हुआ है? मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है। अब मदर अगर कलर ब्लाइंड होंगी बेटा तो करियर तो होंगी नहीं, वो तो फुल्ली कलर ब्लाइंड है। सो यहाँ पे क्या होगा? देखो डी वाले पे, क्योंकि जो सी वाला है इसमें मदर को करियर शो किया गया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डॉटर भी करियर का काम करेंगे और सन भी करियर का काम करेंगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर कौन सा सही हुआ? यो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, ऐसे हम लोग आंसर तक अपने पहुंच गए। चलिए थोड़े से लॉजिक्स लगाए होंगे तो ये आंसर भी सही हुआ होगा। नाउ tRNA has an dash that has bases complementary to the codon. Its actual structure is a compact molecule which look like, अरे बाबा कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। सी जो tRNA होता है वो क्या होते हैं? एंटीकोडॉन लूप होते हैं। एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप। नाउ इसके जो बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं कोडॉन के लिए, इट्स एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक लाइक, देखो अब कंफ्यूजन वाली चीज यहाँ पे हो गई। जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, पहले तो यहाँ पे क्लोवर लीफ दिया, ये कैसा होता है? 3D में होता है ना, ये कैसा होता है? 3D में होता है। नाउ जो इसके मेन स्ट्रक्चर की बात की जा रही है दैट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट पे आते हैं। विच टाइप ऑफ RNA इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन? करेक्टली पेयर्ड हमें बताना है कि कौन सा करेक्टली पेयर्ड है अपने फंक्शन के हिसाब से। RNA, कौन सा RNA करेक्टली पेयर्ड है विथ इट्स फंक्शन? फाइन, चलो भाई देख लो कौन सा है। स्मॉल न्यूक्लियर RNA वर्सेस rRNA, नहीं transfer RNA attaches to amino acid, ribosomal RNA involved in transcription, micro RNA involved in ट्रांसलेशन। कौन सा सही है बच्चों, जल्दी बताओ। यहाँ पे जो सही आंसर है दैट इज ट्रांसफर RNA अटैचेस टू अमाइनो एसिड, इसका करेक्ट पेयर यही है। फाइन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Given below are the pair of contrasting trait in Pisum sativum as studied by Mendel. P के बारे में दिया हुआ है। The select the incorrectly mentioned option from the table. हमें incorrectly mentioned option बताना है इसमें। So यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों तो incorrectly mentioned option कौन सा लग रहा है? C, maybe A और D। नाउ फ्लावर के पोजीशन की अगर बात करें तो एक्सियल और टर्मिनल होते हैं। फाइन, एक्सियल जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं और टर्मिनल जो होते हैं वो रिसेसिव होते हैं। इसका मतलब ये आपका सही है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। पॉट शेप कंस्ट्रक्टेड एंड इन्फ्लेटेड, इसमें भी कुछ डाउट लग रहा है भाई। मे बी अगर इसमें डाउट होगा तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा और इसके आपको मिलेंगे बोनस नंबर, बोनस है ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो है कंसिस्ट कर रहा है केस स्टडी को। एज वी ऑल नो दैट केस स्टडी क्या दिया हुआ है? A woman of 35 year age with a married life of 8 years and having normal reproductive cycle visits a doctor along with a husband for consultation of infertility. They were not using any contraceptive method. They have no child. The doctor advised them after a detailed physical examination
of both of them to undergo following investigation. Now, seminal analysis of the husband, follicular study of the wife, blood test for follicular stimulating hormone, estimation for both. With your basic knowledge of human embryology and the case given above, answer the following question. Now, question है, seminal analysis of husband was done for determining, seminal analysis किस लिए की जाती है? Sperm morphology, sperm count के लिए, और quantity and pH of semen, तो इसके लिए होगी. Rate of a sperm release into vagina, नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है. So 1 and 2 आपका सही है. इसका मतलब आपका ऑप्शन बी इससे कोड्स करेक्ट मैच करें. क्लियर? तो ये आपका आंसर सही है. कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं. An ultrasound guided follicular study was done for the wife for determining the size and physical appearance of. भाई follicular study की जा रही है तो किसकी होगी? Follicles की होगी. Antral follicles यही होंगे ना? oogonia, corpus luteum, ovary, इनसे कुछ खास मतलब नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही होगा. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. The blood test report of the wife showed low FSH value which indicative of. ये जो ब्लड टेस्ट है इसमें जो वाइफ है उनका लो FSH वैल्यू आया है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? सो दैट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट कर रहा है लो रेट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल. सी लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, तो मतलब पहले से बने होते हैं ना, तो फॉर्मेशन कैसे होगा? नहीं होगा, ये गलत है. हाई रेट ऑफ फॉर्मेशन, नहीं ये भी नहीं है. लो रेट ऑफ मैच्योरेशन, मैच्योरेशन का लो रेट है, स्लो रेट है. फाइन, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है. नाउ in the above case, if the husband is found to have a sperm count of less than 20 million per ml and the wife is diagnosed with a blockage in the oviduct, the couple would be advised for. देखो क्या हो रहा है, पहले तो स्पर्म काउंट लेस है, दूसरी चीज जो वाइफ है उनको डायग्नोज किया गया तो उनका ओविडक्ट जो है वो ब्लॉकेज है. तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? इस केस में कपल्स को क्या एडवाइस किया जाएगा कि वो क्या करें? सो इस केस में बच्चों जिर्फ तो होगा नहीं, जाइगोट का ट्रांसफर, एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं होगा कि स्पर्म को इंजेक्ट करवा दिया जाए. आईवीएफ करवा सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, है ना. उसके बाद आईसीएसआई भी करवा सकते हैं. तो आपका ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है. ये है ना, थर्ड एंड फोर्थ ये करेक्ट. क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं. The high level of which gonadotropin ovarian hormone in the blood sample of the wife taken on the day 20 of a reproductive cycle would indicate the luteal phase of the ovarian cycle. देखो इसमें क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ. यहाँ पे कह रहे हैं जो हाई लेवल है, जिसमें जो हाई लेवल है ऑफ विच गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, किस गोनाडोट्रोपिन का हाई लेवल है ब्लड में वाइफ का ऑन 20 डे. इसके बाद क्या शुरू हो जाता है भाई? इसके बाद जो शुरू हो जाता है दैट इज ल्यूटल फेज. तो वहां पे क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन हाई लेवल पे होंगे, है ना. तो ये सही आंसर है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. In which phase of the menstrual cycle is the blood sample of a woman taken if on analysis it show high level of LH and estrogen? अब बताओ इसमें कौन सा सही होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. ओवुलेटरी फेज में, किस फेज में? ओवुलेटरी फेज में होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. How many type of gametes can be produced in diploid organism which is heterozygous for 4 लोकाई? 4 लोकाई के लिए पूछा जा रहा है बच्चों. 2 to the power 4 क्या हो जाएगा बताओ? 2 to the power 4 क्या होता है भाई? 8 8 16. आंसर क्या होगा? 16, है ना. ये आंसर आपका सही है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. Given below a karyotype obtained after analysis of fetal cell for probable genetic disorder. देखो ये एक कैरियोटाइप दिया गया है जहां पे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा होगा. सो क्या दिख रहा है बच्चों? ये सी यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमें वाई क्रोमोसोम लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं. नाउ ये क्या होगा? क्लेनफेल्टर सिंड्रोम होगा. इसमें क्या होता है? जो गायनेकोमेस्टिया होता है मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है ना. तो ओवरऑल यहाँ पे देखें गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, कुछ फीमेल्स के कैरेक्टर शो होने लगते हैं, तो ये ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है. इसका मतलब ऑप्शन सी सही है. फाइन, कम टू द नेक्स्ट.
The recombinant frequency between the 4 linked gene is as follow. इस क्वेश्चन में तो पक्का बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे. ओके, जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है 4 लिंक जीन की वो यहाँ पे दिखाई गई है बिटवीन x एंड y. क्या कर सकते हैं यहाँ पे, x और y के बीच में क्या है, 40% है. बिटवीन y एंड z, अब देखो y और z में तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो बाहर ले, z इधर ले, z बाहर लेंगे अगर हम लोग तो ये z हो जाएगा, ये कंडीशन हो सकती है, या z हम लोग अंदर ले. तो ये क्या कह रहे हैं, बिटवीन y एंड z, तो y और z कम हो गया यहाँ पे, एक मिनट, y और z यहाँ पे हो जाएगा, z कह रहे हैं 30%. फाइन. बिटवीन z एंड w, तो z और w के बीच में 10% है, यहाँ कहीं मार्क कर ले, 10%, ये हो गया w. उसके बाद क्या है, बिटवीन w एंड x, तो ये w और x के बीच में भी 10% यहाँ पे ये दिखा रहे हैं, w एंड x. हाँ सही है, नहीं एक मिनट रुक जाओ, ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ये कह रहे हैं बिटवीन z एंड w, तो z और w के बीच में 10% है, यहाँ पे कहीं पे ये 10% है. ठीक है, ये आपका w है यहाँ पे. फाइन. नाउ बिटवीन w एंड x, तो ये w और x के बीच में, सही बात है, यहाँ पे 20% हो गया, 10% यहाँ का, 10% यहाँ का, 20%. अब देखो कह रहे हैं सेलेक्ट ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोजीशन w, x, y एंड z. हमें एक करेक्ट पोजीशन बताना है. नाउ x से क्या कोई मैच कर रहा है, x, y, ये तो नहीं है. देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है बच्चों, हमें क्या मिल रहा है इस पोजीशन पे, तो उसको क्या करो, उलट दो. जो ये पोजीशन आपको मिल रही है इसको ऐसे कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, फिर क्या है w, फिर क्या है z, फिर क्या है x. मिल गया, करेक्ट आंसर है ये, है ना, समझ में आया. चलिए, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ जाता है एग्जाम्स में. नाउ ये भी इजी क्वेश्चन है. द फिगर गिवन बिलो हैज लेबलिंग, डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम डायरेक्ट. Figure given below has labeling 1, 2 and 3. Which two labeling in the given figure are components of nucleosome? Select the correct option. हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं कि कौन सा करेक्ट होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलिए क्या है भाई, सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें लग रहा है डी सही होगा. ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर है ना, हिस्टोन ऑक्टामर. और ये क्या है, डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर. सेकेंड ये डी आपका सही आंसर है. नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट डिप्शन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए. देखो इसमें बी या डी में से कोई सही है, लेकिन डी वाला सही नहीं है, बी ही सही है. कैसे, क्योंकि जो फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे ना ऑक्सीजन जोड़ दिया गया है. अब फॉस्फोरस के साथ क्या बेटा ऑक्सीजन होता है क्या 5 पे, मतलब जहाँ पे उसको ऐड ऑन किया जाता है, ये क्या उसके साथ जुड़ सकता है, नहीं हो सकता. तो आंसर क्या होगा, बी होगा, है ना. चलो थोड़े थोड़े लॉजिक्स लगा के आंसर तक पहुंच जाते हैं. In molecular biology, who proposed that genetic information flows in one direction? Molecular biology में किसने propose किया था genetic information जो flow करता है one direction में? हरगोविन खुराना, फ्रांसिस क्रिक, वॉटसन एंड क्रिक, मार्शल निरेनबर्ग. किसने किया था बच्चों? सो करेक्ट आंसर इज फ्रांसिस क्रिक. इन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पे बच्चों आपके पेपर सॉल्व हो गए, पूरे 60 के 60 क्वेश्चन है. अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट्स करिए, हम लोग जरूर आंसर करेंगे. ओके, टेक केयर, गुड बाय.